फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज विश्वास, 1994 बैच यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के इंजीनियरिंग स्ट्रीम के टॉपर। आई वॉज अवार्डेड 5 गोल्ड मेडल फॉर दैट। मैं एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी हूँ IIT दिल्ली से। उसके बाद मैं एक चार्टर्ड इंजीनियर हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से है। मैं इस 25-30 साल में जो भी डिज़ाइन में सीखा हूँ वो मैं आपको इस YouTube चैनल के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेहतरीन स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन के उभर आइए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अब मेरे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में मैं पीवी बिल्डिंग डिज़ाइन कैसे करते हैं ये डिस्कस करूंगा। मेरा ये वाला ट्यूटोरियल सीरीज और प्लेलिस्ट मैं हिंदी में तैयार कर रहा हूँ। बेसिकली हिंदी में नहीं होगा, ये हिंदी प्लस इंग्लिश, आप इसको इंग्लिश बोल सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स जिनको भी ये ट्यूटोरियल इंग्लिश में चाहिए, दे कैन पुट मी रिक्वेस्ट, देन आई विल ट्रांसलेट ऑल द कन्वर्सेशन हियर इनटू इंग्लिश एंड अपलोड ए सेपरेट वीडियो। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक पीवी बिल्डिंग है, ये एक एयरक्राफ्ट हैंगर है। तो कोई भी बिल्डिंग मॉडल करने के पहले हमें उसका डायमेंशन, शेप, साइज देखना चाहिए। ये बिल्डिंग अराउंड 44 मीटर बाई 38 मीटर के बिल्डिंग है। विद यहाँ पे जो ईव हाइट है फिनिश फ्लोर से अराउंड 10 मीटर है। ये जो फ्रंट वाला पार्ट देख रहे हो, इसके नीचे ये सारी चीजें, ये यू ट्रैक है, इसके नीचे स्लाइडिंग गेट लगाए जाते हैं। इसके नीचे वाला ट्रैक जो कि ग्रेड स्लैब या प्लिंथ बीम के ऊपर होता है वो मैंने शो नहीं किया। तो जनरली पीवी बिल्डिंग में अराउंड 3 मीटर हाइट तक एक मशीनरी वॉल होता है। वो जैसे आपको इधर दिख रहा है, इसके ऊपर एक कूपिंग बीम होता है और इस कूपिंग बीम के ऊपर अराउंड 50 to 100 mm एबो में गार्ड चलते हैं। और ये पेडेस्टल्स प्लिंथ बीम को सपोर्ट करने के लिए पेडेस्टल प्रोवाइड किया जाता है। प्लस ये जो पेडेस्टल है ये एंटायर रिएक्शन फ्रॉम द कॉलम सपोर्ट करते हैं। जो भी है, जैसे ये कॉलम्स है तो कॉलम को एकोमोडेट करना चाहिए, इसका जिस टाइप का सपोर्ट है। तो हम अगर कोई सेक्शन में जाए जैसे कि इस बिल्डिंग के सेक्शन में अगर हम देखें, ये आपका क्रेन गार्ड सपोर्ट करने के लिए ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट में क्रेन गार्डर नहीं, एक्चुअली गारंटी गार्डर के ऊपर आपका क्रेन ब्रिज या क्रेन गार्डर का लोड ट्रांसफर होता है। इस गारंटी गार्डर को सपोर्ट करने के लिए ब्रैकेट प्रोवाइड किया जाता है। ये आपका डायाफ्राम प्लेट है जो कि आपका गारंटी गार्डर से कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर आप ये देखिएगा, यहाँ पे हमारा फिक्स बेस प्लेट है विद एंकर। तो जैसे कि मैंने डिस्कस, ये फिक्स बेस प्लेट प्लस ये वाला प्लेन बीम प्लस ये पूरा फिक्स बेस प्लेट को सपोर्ट करने के लिए जो साइज ऑफ पेडेस्टल चाहिए वो पेडेस्टल प्रोवाइड करना होता है। फिर से अगर हम इसके 3D में जाए, आप देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग के एक फ्रेम है
ये फ्रेम में फ्लांज विशेष प्रोवाइड किया गया। कंप्रेशन फ्लांज इज बीइंग हेल्ड बाय द पर्लिन एंड द टॉप फ्लांज इज बीइंग हेल्ड बाय द पर्लिन एंड बॉटम फ्लांज इज रिस्टेन्ड बाय फ्लांज विशेष। इसको फ्लांज विशेष बोलते हैं। ये जो हमारा चीज है इसको फ्लांज ब्रेस बोलते हैं। वैसे ही हमारे कॉलम में भी देखिए एक साइड के फ्लांज गार्ड होल्ड कर रहा है और दूसरे साइड के फ्लांज को ये जो है हमारा फ्लांज ब्रेसेस है ये होल्ड कर रहा है। तो ये हमारा रिस्ट्रेंट पॉइंट है। ये सब हमें जरूरत पड़ेगा जब हम इस मेंबर्स के इफेक्टिव लेंथ डिसाइड करेंगे। नाउ फर्दर प्रोसीड करने से पहले हमें इसका लोड पाथ अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए, तभी हम इसको मॉडल कर पाएंगे। मैंने इस 3D व्यू में सिर्फ एक साइड के पर्लिन और गार्ड सी मॉडल किए सो दैट अब क्लियरली सारी चीज नजर आए। तो सबसे पहला लोड क्या आता है हमारा लाइव लोड और डेड लोड। डेड लोड में आपका पर्लिन और शीटिंग लोड हो सकता है, उसके साथ कुछ कोलैटरल लोड हो सकता है जो कुछ कस्टमर ट्रस्ट जमा होने के लोड भी मांगते हैं, या फिर सोलर का लोड जिसको हम कोलैटरल लोड बोलते हैं। एज ए कोलैटरल लोड इसके ऊपर रफ्टर के ऊपर असाइन कर सकते हैं। तो ये जो लाइव लोड और कोलैटरल लोड या डेड लोड जो भी है इसको ग्रेविटी लोड बोलते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी लोड जो है पर्लिन के थ्रू आपके रैप्टर में ट्रांसफर होता है। इस रैप्टर के थ्रू कॉलम्स में जाता है, कॉलम्स के थ्रू फाउंडेशन में। तो ये आपका ग्रेविटी लोड के लोड पाथ हो गया। उसके बाद हम आएंगे लैटरल लोड में। और लैटरल लोड कितने टाइप के होते हैं? जॉइंट लैटरल लोड हमारे पीवी बिल्डिंग के केसेस में दो टाइप के ही होते हैं, एक विंड लोड और दूसरा सिस्मिक लोड। बाकी स्पेशल स्ट्रक्चर में दूसरे किस्म के लोड हो सकता है, जैसे आपका प्रोसेस बिल्डिंग में वाइब्रेशन के कारण कुछ लोड जनरेट हो सकता है, या फिर एक न्यूक्लियर प्लांट न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए आपका एक्सप्लोजन कुड जनरेट सम काइंड ऑफ लैटरल लोड। तो इसमें हमारा सिस्मिक लोड और विंड लोड है जो कि आपका लैटरल लोड है। अब पहले हम विंड लोड को देख लेते हैं। तो विंड लोड कहाँ से लगेंगे? विंड लोड एक दफ़ा अगर हम कोड को देखें तो हमारा एक साइड A, B, C, D और एक साइड विंड डॉट रूफ और लीवार्ड रूफ होता है। तो ये वाला साइड अगर हमारा A है तो ये साइड A है, तो ये हमारा B हो जाएगा। ये वाला साइड हमारा C हो जाएगा, ये वाला साइड D हो जाएगा। और अगर हमारा विंड इस तरफ से आ रहा है तो ये हमारा विंड डॉट साइड हो गया और दूसरा लीवार्ड साइड। ऐसे इस तरफ से अगर लोड आ रहा है, विंड लोड आ रहा है, तो ये वाला विंड डॉट साइड हो जाएगा, ये वाला लीवार्ड साइड हो जाएगा। तो अब देखिए जब ऐसे विंड लोड आ रहा है, या मान ले सिस्मिक लोड भी ऐसे जनरेट हो रहा है, तो सिस्मिक लोड किस कारण जनरेट होता है? तो बिल्डिंग में जो मासेस होता है, जो कोड में दिया हुआ है, डेड लोड तो पूरा का पूरा मासेस कंसीडर किया जाता है डेड लोड के। विंड लोड लाइव लोड के कुछ पार्ट रूफ का लाइव लोड लिया नहीं जाता है। तो ये जो लोड है, ये लोड क्लैडिंग के थ्रू गट्स में जाएंगे, फिर ऊपर में अपलिफ्ट होगा। ये लोड पर्लिन के थ्रू गट्स रूफ शीट के थ्रू पर्लिन में जाएंगे, उसके बाद रैप्टर में जाएंगे। तो ये लोड कैसे रजिस्ट हो रहा है? ये लोड रजिस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लेक्चुलर एक्शन ऑफ दिस पोर्टल फ्रेम। इस टाइप के फ्रेम को हम पोर्टल फ्रेम बोलते हैं। इसमें कॉलम और बीम, तो ये फ्लेक्चुलर एक्शन है। तो इसको हम हमारे IS 870 में, दूसरे कोड में भी IS 800 2007 और दूसरे कोड में भी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बोला जाता है। तो हमें एक चीज अंडरस्टैंड करना है हमेशा कि मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम और ब्रेस्ट फ्रेम क्या होता है।
और ये भी चीज़ अंडरस्टैंड करता है कि मोमेंट रजिस्टरिंग फ्रेम को हम सोए फ्रेम भी बोलते हैं और एक बेस्ट फ्रेम को हम नॉन सोए फ्रेम भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है अगर मैं इस बिल्डिंग को ऐसे मॉडल करूंगा, स्टार्ट में ये वाला डायरेक्शन हमारा स्टार्ट के ग्लोबल डायरेक्शन का जेड डायरेक्शन होगा, ये वाला डायरेक्शन हमारा एक्स डायरेक्शन होगा और ये हमारा स्टार्ट थ्रू के वाई डायरेक्शन होगा। तो अब हमने जब इस डायरेक्शन से अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन हमारा लोड आया तो लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है हमने डिस्कस कर लिया। ये ड्यू टू द फ्लेक्सुरल एक्शन ऑफ दिस फ्रेम आपके फाउंडेशन है पेडेस्टल में ट्रांसफर होगा। और अगर लोड इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन से आता है तो क्या हो रहा है, पहले तो इसको हिट करेगा। अगर विंड है मास सिस्मिक के कारण ये मासेस से सिस्मिक लेटरल लोड जनरेट करेगा अलोंग जेड डायरेक्शन। ये कहाँ से रजिस्टर हो रहा है, इसके ऊपर जो गट है इस गट के थ्रू ये वाला जो मेंबर है वर्टिकल मेंबर्स गैबल मेंबर्स, इसके थ्रू एक पार्ट इस बीम में दूसरा पार्ट इस बीम में और इसके थ्रू फिर ये वाला लोड यहाँ पे जा रहा है और ये जो हमारा रूफ ब्रेसिंग है इस रूफ ब्रेसिंग के थ्रू फिर धीरे धीरे हमारे फाउंडेशन में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये इसका लोड पाथ हुआ, एक पार्ट इधर भी जाएगा। यहाँ पे हमने एक छोटा सा कनेक्शन देके रखा है इस कॉलम के साथ सिंपल कनेक्शन पिन कनेक्शन। तो इसके थ्रू फिर ये हमारा ब्रेस है, यहाँ पे ब्रेसिंग में पहुंच जाएगा। तो ये हमारा लेटरल लोड अलोंग जेड डायरेक्शन का पाथ हमने प्रोवाइड कर दिया। फाउंडेशन में कैसे पहुंचेगा, यहाँ पे जो भी कनेक्शन है हमारा सारे कनेक्शन जो है शेयर कनेक्शन या पिन कनेक्शन है, तो फ्रिक्शनल के थ्रू फाउंडेशन में पहुंचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नाउ इसके बाद क्या है कि अलोंग जेड डायरेक्शन हमारा सारे मेंबर जो है ब्रेस्ट है और अलोंग जेड डायरेक्शन सारे मेंबर जो है नॉन सोए मेंबर है। तो हम अगर हम जो डिस्कस कर रहे थे अलोंग जेड डायरेक्शन जो है ये बेस फ्रेम। तो बेस फ्रेम में जो भी हम इफेक्टिव लेंथ प्रोवाइड करेंगे हम अबाउट लोकल एक्सिस जो है ये इसका जो आप देखिएगा ये जो है इसका माइनर एक्सिस में वो वाला चीज हम कंसीडर करेंगे ये, और इसका मेजर एक्सिस में हम इसका मेजर एक्सिस क्या हो गया, मेजर एक्सिस अलोंग जेड हुआ। अबाउट मेजर एक्सिस हम इसको एज ए फिक्स कंसीडर और सोए फ्रेम कंसीडर करके इसका जो भी है इफेक्टिव लेंथ पैरामीटर असाइन करेंगे। और इफेक्टिव लेंथ पैरामीटर असाइन करने के टाइम हमें यह भी ध्यान रखना कि हमारा जो मशीनरी वाला है उसका हाइट क्या है, वहां तक हमें एक क्लियर हाइट मिलता है, जो कि उसके बाद से हमारा गट्स आ जाते हैं। गट जो है लगभग इस मॉडल में एज ऑफ नाउ 1.5 मीटर सेंटर टू सेंटर है। तो 1.5 टू सेंटर हमारा रिस्टेन मिलेगा, तो उस रिस्टेन को हम कंसीडर करेंगे इफेक्टिव लेंथ असाइन करने के लिए। तो कैसे ये सब इफेक्टिव लेंथ असाइन किया जाता है ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम स्टार्ट प्रो के मॉडलिंग करेंगे। अब अगर हम आते हैं क्रेन के लोड कैसे ट्रांसफर होगा, और क्रेन में भी फिर हमारा कितने केसेस होते हैं, इसमें भी क्रेन का भी अपना एक ग्रेविटी लोड होता है। उस ग्रेविटी लोड के साथ क्रेन कुछ लेटरल लोड भी ट्रांसफर करता है। तो हमारा क्रेन कैसे होता है, जनरली ये जो है दो गैंट्री गर्डर के बीच में आपका ये क्रेन ब्रिज होगा। इस क्रेन ब्रिज
जो है रेल के ऊपर, ये दोनों इस क्रेन घंटी गटर के ऊपर एक रेल होगा, रेल के ऊपर क्रेन ब्रिज को कैरी करने वाले मैकेनिज्म है, जिसमें जनरली 2 व्हील्स होते हैं, तो 2 4 व्हील्स प्लस यहाँ पे एक लिफ्टेड लोड, लिफ्टिंग कैपेसिटी होगा। जनरली एयरपोर्ट हैंगर में 5 से 10 टन के क्रेन प्रोवाइड किया जाता है, लिफ्टिंग कैपेसिटी की क्रेन प्रोवाइड किया जाता है। हमारे इस केस में आई विल टेक ये 5 मेट्रिक टन ऑफ कैपेसिटी। कुछ हैंगर में जरूरत होती भी नहीं, बट कभी कभी हैंगर में, एयरपोर्ट हैंगर में क्रेन का रिक्वायरमेंट भी रहता है। तो ये जो है लिफ्टेड लोड है, प्लस ये जो क्रेन गटर या क्रेन ब्रिज का जो लोड है, ये दोनों चीजें अलग है। तो क्रेन गटर या क्रेन ब्रिज का जो लोड है वो इसका डेड लोड है, डेड लोड ऑफ द क्रेन गटर। और ये लिफ्टेड लोड जो है वो वेरिएबल लोड है। तो ये डेड लोड जो है, इसको हम क्रेन गटर के जो डेड लोड प्लस क्रेन का जो शिपिंग लोड है, क्रेन गटर का जो शिपिंग लोड है, सारे मैकेनिज्म में जो इसके ऊपर एक क्राफ्ट भी चलते हैं जो इस हुक को कैरी करता है, इस हुक को कैरी करेगा। तो इस क्राफ्ट का जो लोड है, इसको हम सिस्मिक लोड में कंसीडर करते हैं, और जो लिफ्टेड लोड है उसको हम सिस्मिक लोड के पार्ट नहीं लेते, उसे हम बाकी लोड के साथ कंबाइन करते हैं एज नॉर्मल कॉम्बिनेशन जो कोडल प्रोविजन में दिया हुआ है। वो हम देखेंगे क्या क्या कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो इस लोड के कारण क्या क्या जनरेट होता है, हमें ब्रैकेट को डिजाइन करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट में लोड डालना पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट में घंटी गटर का लोड जाएगा, और इस व्हील के पोजीशन के हिसाब से इस ब्रैकेट में कभी मैक्सिमम रिएक्शन आएगा। तो मानो यहाँ पे कहीं अप्रोच लेंथ होता है गटर का, वो भी हम क्रेन ब्रिज का वो भी हम देखेंगे। उस तो अप्रोच लेंथ, मिनिमम अप्रोच लेंथ पे है तो यहाँ पे मैक्सिमम लोड आएगा। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द व्हील, इस क्रेन इस ब्रैकेट में लोड आएगा, और ब्रेकिंग एक्शन के कारण क्रेन ब्रिज जो है वो एक लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स जनरेट करता है, जो कि हमें दोनों एंड पे डिवाइड करके असाइन करना है। तो इसके अलावा इस लिफ्टेड लोड के कारण देयर विल बी लैटरल सर्ज, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द लोड हम इस ब्रैकेट में असाइन करेंगे। कभी कभी ये जो इसको इस टाइप के लोड को क्रेन के केस में जनरली सर्ज लोड बोला जाता है। तो ये सर्ज लोड या तो दोनों साइड के रेल रजिस्ट कर सकता है, या कभी कभी अगर व्हील का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि एक साइड से रजिस्ट हो, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेंडर से हम क्रेन ले रहे हैं या कौन सा वेंडर क्रेन सप्लाई कर रहा है। तो ये डिटेल जनरली हमें इनिशियल स्टेज में पता नहीं रहता। तो टू बी ऑन कंजर्वेटिव साइड हम जनरली ये कंसीडर करते हैं कि ये जो सर्ज लोड है सिर्फ एक ही रेल से रजिस्ट होगा, दूसरे रेल से रजिस्ट नहीं होगा। तो वो वाला रेल जहाँ पे मैक्सिमम रिएक्शन आ रहा है जिस ब्रैकेट की तरफ, दूसरी तरफ हम कुछ मिनिमम लोड ले लेंगे, बिकॉज फ्रिक्शन के कारण भी तो कुछ ना कुछ लोड तो जनरेट होगा ही दूसरे वाला रेल में। तो ये हो गया हमारा क्रेन का लोड। अब हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए इसका जो बेस प्लेट है, बेस प्लेट कैसे, बेस प्लेट का फिक्सिटी, ये हमारा प्लान है पेडेस्टल टॉप लेवल में। अगर आप ये देखिए यहाँ पे ये जो है इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में हमें फिक्सिटी मिलता है। फिक्सिटी कैसे मिलता है, किस डायरेक्शन में मिलता है? अगर हम इसको ऐसे देखें तो हमें अबाउट दिस एक्सिस फिक्सिटी मिल रहा है, लेकिन हमें अबाउट दिस एक्सिस कोई फिक्सिटी नहीं मिल रहा है। मैं पहले भी अपने ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि कोई भी कनेक्शन इंटरली फिक्स नहीं होता है और इंटरली पिन नहीं होता, लेकिन हम रूटीन डिजाइन में इधर इसको फिक्स और पिन
100% फिक्स और 100% पिन लेके चलते हैं। तो ये वाला डायरेक्शन में देयर इज नो फिक्सिटी। क्यों? क्योंकि हमारा जो है, हम अगर प्लान में जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, अगर तो इस डायरेक्शन में अगर कोई मूवमेंट जनरेट होता है तो ये वाला पार्ट लिफ्ट होने की कोशिश होगा, ये वाला पार्ट लिफ्ट होने की कोशिश, तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है, इसको बोर्ड का मैकेनिज्म है, ये इसको रजिस्ट करके रखेगा। तो इस डायरेक्शन में ये फिक्स है। लेकिन इस डायरेक्शन में थोड़ा बहुत फिक्सिटी तो मिल रहा है, लेकिन इसका इनर ये जो प्लेट है, इस प्लेट के कारण जो इस कॉलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या स्टिफनेस अबाउट दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस डायरेक्शन बहुत ही कम मिलता है। तो इस डायरेक्शन में हम इसको पिन अज्यूम करके चलते हैं, बिकॉज इट इज मोर टुवर्ड्स पिन, ये उतना फ्रिक्शन मोमेंट सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो ये चीज हमें याद रखना है कि किस डायरेक्शन में हमारा कॉलम फिक्स है और किस डायरेक्शन में हमारा कॉलम पिन है। तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में एज ऑफ दिस हमारे केस में इस डायरेक्शन में ये वाला फिक्स है और इस डायरेक्शन में हमारा पिन है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक बॉक्स कॉलम होता है ना, तो बॉक्स कॉलम में जनरली क्या होता है कि चारों तरफ आपका बोर्ड्स होते हैं। तो हम एक बॉक्स कॉलम के बेस प्लेट को बाईएक्सियल फिक्स मान सकते हैं, बट इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको बाईएक्सियल नहीं मान सकते। ये यूनिएक्सियल मोमेंट रेजिस्टिंग बेस प्लेट है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम इसका इफेक्टिव कॉलम की इफेक्टिव लेंथ और प्रोवाइड करेंगे। और मेरे हिसाब से एक स्टील स्ट्रक्चर में इफेक्टिव लेंथ देना सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है। आपको इफेक्टिव लेंथ असाइन करना, हमें इफेक्टिव लेंथ असाइन करना आना चाहिए, अदरवाइज हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम एक स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करें। एक स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करने में सारा खेल किसमें है? सारा खेल इसी में है कि आप स्टील स्ट्रक्चर जो है उसमें जो है जनरली जो फेलियर होता है वो बकलिंग के कारण होता है। बकल किसके कारण होता है? बकलिंग जो होता है वो कंप्रेशन के कारण होता है। तो हमारा जो हमें ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, हमें जो कोई भी मेंबर है उसका कंप्रेशन फ्लांज को कहाँ पर स्टैंड मिल रहा है, ठीक है। और प्लस एक इनके सब कॉलम पूरा इंटरसेक्शन विल बी अंडर कंप्रेशन। तो उस केस में क्या होगा, कॉलम जो है डिपेंडिंग ऑन रेडियस गायरेशन आइदर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की तरफ बकल करने की कोशिश करेगा। तो जनरली माइनर एक्सिस की तरफ भी बकल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये वाला कॉलम को देखूं तो ये डिस्टेंट है, लेकिन इसका मेजर एक्सिस ऐसे है। तो जनरली हम माइनर एक्सिस को डिस्टेंट करके हमें इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अब अगर हम ये सब, तो ये हमारा आई सेक्शन हो गया। तो कंप्रेसिव लोड के कारण इंटरसेक्शन विल बी अंडर कंप्रेशन। तो ये ऐसे बकल करने की कोशिश करता है। तो इस केस में हमारा लैटरल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, मतलब माइनर एक्सिस के तरफ क्या वाई डायरेक्शन होता है, क्या लैटरल स्ट्रेन है, वो कंसीडर करना पड़ेगा। और इस तरफ अगर बकल करते हैं, बकल के चांसेस है, तो मेजर एक्सिस की तरफ क्या रिस्ट्रेन है, किस लेवल पर रिस्ट्रेन है, वो हमें कंसीडर करके इफेक्टिव लेंथ असाइन करना पड़ेगा। तो सारा खेल स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में कंप्रेसिव लोड ही होता है। जनरली टेंशन लोड बहुत कम केसेस में गवर्न करता है। दूसरा, आप अगर देखोगे यहाँ पे मैं क्रेन गटर क्या है, वो जो है रॉड ब्रेसिंग यूज किया हुआ है, उसके नीचे जो है नॉर्मल ट्यूब ब्रेसिंग यूज किया है। इसका रीजन ये है कि ऊपर में उतना ज़्यादा लैटरल लोड नहीं जनरेट होता है, क्योंकि क्रेन जब मूव करता है लैटरल लोड, तो बिल्डिंग में बहुत कम लैटरल मूवमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए उसके क्रेन
ब्रैकेट के लेवल के नीचे जो भी ब्रेसिंग है वो हमें ट्यूब या पाइप या ट्यूब सेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। इस केस में हमने पाइप सेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है, तो ऑब्वियसली पाइप सेक्शन का स्टिफनेस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। इन केस ऑफ हम इस केस में इनको एज ए टेंशन मेंबर ही रखेंगे। जैसे रॉड बेसिंग को तो हमें टेंशन मेंबर ही रखना है, और कुछ डिटेल आपको इस मॉडल में दिखाई देगा। ये शायद आप जो इनिशियल स्टील डिज़ाइन सीख रहे हैं उनको जानने की ज़रूरत है। जब मैं डिस्कस मॉडलिंग करूँगा साथ में ये 3D मॉडल भी बीच बीच में आपको डिस्प्ले करके काफ़ी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके प्रैक्टिकल केसेस में काम आएंगे। तो इसके साथ मैं ये वाला इनिशियल सेक्शन इंट्रोडक्टरी सेक्शन खत्म करता हूँ। जब सेक्शन 1 को खत्म करता हूँ, इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम इस बिल्डिंग के ज्योमेट्री को मॉडल करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग सेक्शन में इसमें लोड असाइन करेंगे, उसके बाद इसके पैरामीटर असाइन करेंगे, उसके बाद हम इसका डिज़ाइन करेंगे। हम ये भी इन बिटवीन हम ये भी देखेंगे कि हमें क्रेन के ब्रैकेट में क्या लोड असाइन करना चाहिए, क्रेन के घंटी गर्डर का कैसे साइज होना चाहिए, पुराने ज़माने में कैसे लिया जाता था घंटी गर्डर, और आजकल विद एडवेंट ऑफ बीम बिल्डिंग कैसे घंटी गर्डर के जो सेक्शन होता है वो कैसे होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में विथ मॉडलिंग द ज्योमेट्री इन स्ट्रक्ट ग्रुप।